Like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज़ इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। गुज़िश्ता दिनों शहर बेंगलोर के केजी हल्ली और डीजे हल्ली पुलिस थाने में जो तशद्दुद भड़क उठा था और एक खबीस ने रिसालत माफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की थी, उस मामले को तो पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया गया। लेकिन उसकी आड़ में कई ऐसे नौजवानों को गिरफ्तार किया गया जो घरों में सोए हुए थे, जो रास्तों से गुजर रहे थे। उनका मोबाइल लोकेशन वहाँ उस टावर से अगर कैच करता है तो उन लोगों को गिरफ्तार करके तकरीबन किसी के 7 महीने बर्बाद हुए, किसी के 8 महीने बर्बाद हुए, कोई 10 महीनों के बाद रिहा हुआ। और हिंदुस्तानी तारीख का बिल्कुल काला कानून यूएपीए इन नौजवानों पर लागू कर दिया गया और तकरीबन 10 महीनों की मुसलसल जद्दोजहद और कोशिशों के बाद इन मासूम नौजवानों की रिहाई नसीब हुई है। शहर के मारूफ वकील मोहतरम ताहिर साहब के हवाले से इन मासूम नौजवानों की रिहाई अमल में आई है। चलिए जानते हैं तफसीलात कि इनके 10 महीने कैसे गुजरे और इनके जो 10 महीने बर्बाद हुए हैं, उन 10 महीनों को वापस लौटाने का आखिर जिम्मेदार कौन होगा। चलिए जानते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। 11 तारीख अगस्त की रात को जब हमें पता चला कि कोई नवीन बोलकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से गुस्ताखी किया था, तो उस ताल्लुक़ से हम लोगों ने लोकल पुलिस स्टेशन में क़ानूनी तौर पर उसके ताल्लुक़ से कार्रवाई करने गए थे। जब कार्रवाई करने गए थे, पुलिस स्टेशन में सर्कल इंस्पेक्टर मौजूद नहीं थे, इसीलिए हम लोगों ने थोड़ी देर इंतज़ार करके वहीं पे ड्राफ्ट बनाया और कंप्लेंट की पूरी तैयारी कर ली थी। जब कंप्लेंट की पूरी तैयारी कर ली थी तो उस वक्त एसीपी साहब आए, हमारे जुडिशरी के एसीपी साहब आए। एसीपी साहब ने कहा फुल्ली कॉन्फिडेंस देकर, ऐसा होकर है बोलकर 2 आवर का टाइम दीजिए, मैं नवीन को गिरफ़्तार करता हूं बोल के। एसीपी साहब को हम बात कर लेके बैठे ही थे, बाहर बहुत सारी भीड़ जमा हो गई। भीड़ जमा होकर कुछ नारेबाजी लगाना चालू कर दिए। नारेबाजी चालू करने के बाद हमें एसीपी साहब ने ही खुद कहा था, आप एक पब्लिक फेस है, आप लोग जाके थोड़ा पब्लिक को कंट्रोल करो, पब्लिक कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम लोगों ने जाकर पब्लिक को समझाने की कोशिश की। पब्लिक और भड़क गई। उसके बाद बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी आए। कौन कौन पॉलिटिशियन आए उस टाइम पे मीडिया को बहुत सारे लोगों को पता है। उसके बाद पब्लिक और ज़्यादा जमा होने लगी। इंसिडेंट कैसा किस हाल में बिगड़ गया हम खुद को ही पता नहीं। जैसा इंसिडेंट ज़्यादा होने लगा, उसके बाद हम लोगों को घर पे भी जाने नहीं दिए लोग, पुलिस स्टेशन से घर पे भी जाने नहीं दिए। रात के 3:30 बजे हम लोगों को अरेस्ट कर दिए। यहाँ तक कहाँ से गिरफ्तार किया गया? डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया। घर से गिरफ्तार किया गया? डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन में ही थे हम। जब कंप्लेंट देने गए थे तब से लेकर 3:30 रात देर तक भी हम डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन में ही थे। उसी दौरान हम लोगों ने पुलिस से बहुत दरख्वास्त की, हम घर जाते हैं अभी बोलकर, हम आपको सिक्योरिटी के साथ भेजते हैं बोलकर हमको धोखे में रखकर रात 3:30 बजे मुझे सैयद अयाज और मुजम्मिल पाशा को 3 लोगों को कस्टडी में ले लिया। हम लोगों हमारे ऊपर 19 केसेस डाले गए। हम 2 जनों के ऊपर 19 केसेस डाले गए। मुजम्मिल पाशा के ऊपर 20/8 केस लगाए, 20/9 केसेस लगाए। ले जाकर कतनूर पुलिस स्टेशन में कस्टडी लिए। वहाँ पर बहुत ज़्यादती हुई हमारी। एक जानवरों तरह रवैया अपनाया गया हमारे साथ। यहाँ तक कि हम जब पानी पूछते थे, पीने के लिए पानी पूछते थे, हमको बाथरूम वाला पानी पिलाते थे। यहाँ तक कि हमको नेशनलिटी एंटी नेशनल बताया जाता था। और इसके साथ साथ हमें बीच चौराहे पर खड़ा कर गोली मार देने की धमकी दी जाती थी। ऐसे सब ज़्यादती होकर है हमारे साथ। यहाँ स्टेशन के अंदर कतनूर पुलिस स्टेशन के अंदर फर्स्ट बैच जो अरेस्ट किया गए थे, तकरीबन 40-5 लोगों की 40-5 मेंबर्स को पकड़े थे उधर पे आदमी लोग को। जैसे ही पकड़ के लेके गए, सवेरे कतनूर डीजे हल्ली से कतनूर पुलिस स्टेशन को हमें शिफ्ट कर दिया गया था। नाम आपका? मेरा नाम सैयद मसूद है। जी बताइए, कहाँ से गिरफ्तार किया गया, क्यों गिरफ्तार किया गया? नहीं, जिस दिन इंसिडेंट हुआ 11 अगस्त की रात को, उस दिन जब हमें मालूम पड़ा कि सोशल मीडिया में नवीन नाम का शख्स जो एमएलए का
कज़न है, तो वो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद के ख़िलाफ़ कुछ बैड वर्ड पोस्ट किया था। मालूम होने के बाद हम लोग क्या किए, उसके घर नहीं गए, पुलिस स्टेशन गए। क्यों गए? उसके ख़िलाफ़ कंप्लेंट करेंगे, हमें इंसाफ मिलेगा बोल के। क्योंकि वो हमारे फादर के बारे में नहीं बोला, वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे बोला वो, इसलिए हम उसे कंप्लेंट देके उसे कानूनी सज़ा दिलाने के लिए हम लोग गए। जाने के बाद कार्रवाई हुई, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी दिए, पुलिस के साथ में थे, भीड़ जमा हो गई, भीड़ ने बोला कि उसको बाहर भेजो, हम उसको सज़ा देंगे, ऐसे बोल रहे थे। पुलिस वाले कार्रवाई किए, बैरिकेड डाले, अंदर आने नहीं दे रहे थे पब्लिक को। हम लोग पुलिस के साथ ही रहे, पुलिस के साथ मार खाते रहे, 3 बजे तक थे। उसके बाद में हम लोगों को अंदर बुला के अरेस्ट किया, उसके बाद कतनूर स्टेशन भेजा, बाद जेल को भेज दिया। 10 महीने लग गए हमें बाहर आने के लिए। तो हमारे पर सिर्फ हमारा ये इंस्टेंट ये था कि हम कंप्लेंट देने, कानूनी कार्रवाई करने के लिए गए, बस उतना ही। उसके लिए हमें जेल में डाला गया, 19 केस दर्ज किया हमारे पर, और उसके साथ यूएपीए भी दर्ज किया गया। इसका मतलब यूएपीए का हम सुना है कि वो टेररिस्ट एक्ट है। हम देखो, हमारे आज तक हमारे पर एक केस नहीं है, हम टेररिस्ट जैसे हैं क्या? बताओ कौन देगा हमारे इंसाफ? 10 महीने 8 दिन गुजर गए हमारे जेल के अंदर। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे भाई का इंतकाल हो गया, हमारे भाभी का भी इंतकाल हो गया। ये कैसा इंसाफ है? हम इंसाफ के लिए कानून के पास गए, हम पत्थर मारने नहीं गए, एमएलए के घर को और नवीन के घर को नहीं गए, क्योंकि इंसाफ मांगने स्टेशन गए। तो उसकी वजह से हमें उठा के जेल में डाला गया। क्या है कि इंसाफ क्या है? फिर भी हमें भरोसा था अदालत के ऊपर, वो हमें इंसाफ से हमें बाहर किए, और हमें भरोसा है कानून के ऊपर। हम ये केस ख़त्म करके आइंदा ऐसा ना हो, उम्मीद करते हैं कानून के ऊपर और पुलिस के ऊपर ऐसा किसी के ऊपर झूठा इल्ज़ाम डाल के उनके ये ज़िंदगी से मत खेलें और उनकी ज़िंदगी बर्बाद मत करें। नाम आपका? सैयद अयाज। एक बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि 10 महीनों के बाद में आज कानून के ऊपर जो उम्मीद थी हम लोगों को इंसाफ मिलेगा, वो इंसाफ हमें मिला है। एक बहुत बड़ा घिनौना कानून, यानी यूएपीए के जो भी इल्ज़ाम लगाकर हम लोगों को फंसाया गया था, ये बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी। हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान का कानून पूरी तरह से हम लोग फॉलो करते हैं, यहाँ तक कि सिग्नल जंप के बारे में भी हम लोग एहतियात रखते हैं। इतना एहतियाती से कानून कर जो भी हिंदुस्तान का जो कानून बताता है उसके ऊपर चलने के बावजूद एक टेररिस्ट का, यूएपीए का जो इल्ज़ाम लगाया गया, एक आम आदमी जो ये सोच भी नहीं सकता, ऐसा छोटे जो जानते भी नहीं, कानून के बारे में हमें मालूम भी नहीं था, जब हम लोग पर लगाया गया तभी मालूम हो रहा है। ऐसा एक कानून लगाकर जो एक हम लोग जो एक हिंदुस्तानी नागरिक जो सिटीज़नशिप है उसके ऊपर एक डाउट की निगाह से, जो शक की निगाह से देखा जा रहा है, ये बहुत गलत है। और जो भी ये 10 महीनों का जो अरसा हुआ, जो लोग हम लोग बिताए हैं, इसके अंदर जो हमारी फैमिली जो तकलीफ़ उठाई है, जो परेशानियों का सामना करना पड़ा है, ये एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। जो तकलीफ़ हुई उसका ज़िम्मेदार कौन है, ये मैं पूछना चाहता हूँ। अब रिहाई के सिलसिले में कैसे रास्ते कैसे खुले और किसकी काविशें, कैसी मेहनतें हुई, किसकी जानिब से पहल हुई, क्या हुआ मामला? बोलिए जी। हमारी फैमिली की तरफ से जब ताहिर भाई जो लायर हैं, इनके पास जाकर मिलकर बात करने से, हमारी जो भी परेशानी है, तकलीफ़ है, सुनाने से, वो लोग जो मेहनत कर कोशिश कर कानून की जो जद्दोजहद है कर जो हम लोगों को यहाँ बाहर निकाले हैं और आइंदा भी जो इंसाफ दिलाएंगे, मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और मेरी फैमिली की तरफ से भी मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आइंदा दिनों में ये जो केस है, इससे हमें टोटल नजात दिलाएंगे, ये उम्मीद करते हुए फिर एक बार मैं ताहिर भाई का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद सिराजुद्दीन है। मेरा नाम समीउद्दीन है। मैं अगस्त 15 के दिन मुझे सीसीबी वाले ने फ़ोन करके बुलाए कि आधे घंटे के लिए आके मिलो बोल के। तो मैं खुद होके गया था आधे घंटे के लिए मिलने के लिए बोल के। तो मुझे आधे घंटे के लिए बुला के 10 महीने कर दिए वापस छोड़ने के लिए। 10 महीने उससे पहले मुझे अरेस्ट करके लेके गए, जाके मड़ीवाला स्टेशन में डाल दिए।
फिर उसके बाद देखा तो कस्टडी में मेरे को लॉयर साहब मिलने आए, हमारे एडवोकेट ताहिर साहब रिप्रेजेंट किए थे। तो एडवोकेट ताहिर भाई का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो खड़े हो मुझे बहुत हिम्मत दे के गए थे उस टाइम में भी, लेकिन टीवी में मेरे खिलाफ में बहुत ख़राब इमेज क्रिएट करके बताए, जैसा कि मैं एक बहुत बड़ा टेररिस्ट हूँ बोल के। तो ऐसा कुछ भी नहीं था मेरा। मैं पूरे मेरे ख़ानदान वाले, मेरे दोस्त अहबाब, मेरा जो बिज़नेस रिलेशन है वो पूरे लोग अब मेरे खिलाफ हो गए, मुझे बात भी नहीं कर रहे हैं ठीक से। कौन मेरे 10 महीने वापस लौटाएंगे, कौन मेरी इज्जत वापस लौटाएगी, मुझे मालूम नहीं क्या होता है मेरे साथ में। मैं अभी आगे की ज़िंदगी में कैसा गुजारना मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये है कि आपके अरेस्ट होने से 8-10 दिन पहले किसी सोशल सर्विस से आपको जोड़कर टीवी पर बताया गया था, फिर 8 दिन बाद बिल्कुल 8-10 रोज़ पहले हम लोग कोविड की बॉडीज भरी करते थे, उसमें एक क्रिश्चियनिटी की बॉडी आई थी जो हम लोग, मैं मेरे साथ में एक एडवोकेट वसीम बोल के हैं और एक 2-3 आदमी मिलके हम लोग जाके शांति नगर में दफन किए थे। उसका पूरा क्रिमिशन करके वो जब किए थे तो TV9 वाले खुद रिपोर्ट भी लिए थे, वो पूरा बताए थे टीवी में सब। लेकिन वही 10 रोज़ के बाद मुझे टेररिस्ट बोल के बताते हैं वही टीवी। पता नहीं कैसा वो मैं 10 दिन में टेररिस्ट बन जाता हूँ इन लोगों के सामने। तो जिस तरह आपके 10 महीने बर्बाद हुए, तो इस सिलसिले में कानूनी तौर पर जो लोग आपके बर्बाद किए हैं उन पर क्या कानूनी इक़दाम करें? इंशाल्लाह मैं आगे कुछ इसके बारे में काम करना चाहता हूँ। 10 महीने मेरे खुद के अकेले के नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जेल के अंदर जो 70 साल के बूढ़े भी हैं। उनकी गलती क्या, उनके स्टेशन के बाजू की गली में मेडिकल स्टोर है। मेडिकल स्टोर रहने की वजह से ये CCB वाले लेके आ गए उनको। क्या बोले तो आपका मोबाइल टावर वहाँ पे था, वो आप क्या कर रहे थे? मेडिकल स्टोर वहाँ पे है, नॉर्मल आदमी भी बोल देगा कि मेरा मोबाइल टावर वहीं पे दिखाएगा। 70 साल के बूढ़े कलीम भाई बोल के, कलीम मोहम्मद बोल के हैं, वो वहाँ पे हैं, जेल में है। ऐसे उनकी पूरी फैमिली के 3-4 आदमी को लेके आके रखे हैं। उनको बुलाने के लिए एक आदमी आया था, उसे भी लेके आके रख लिए, उनके बेटे को लेके आके रख लिए। ऐसे बहुत सारे 60 साल के बूढ़े हैं जो हाल ही में रिलीज़ हुए थे, लेकिन उनको बीमार होके वो गुजर गए, उनका इंतकाल हो गया। तो ऐसे बहुत सारे लड़के भी, नौजवान एक लड़का बाहर आके सुसाइड कर लिया शेख बोल के। ऐसे बहुत सारे हादसे भी हो गए, बहुत सारे लोगों के माँ बाप भी गुजर गए, भाई भी गुजरे हैं, बच्चे भी गुजरे हैं। ऐसा बिल्कुल भी बहुत ख़राब जुल्म हुआ है हमारे ऊपर। 10 महीने रह के आए हैं। कितने केसेस थे आपके? मेरे मेरे ऊपर 2 केस थे, लेकिन एक बहुत बड़ा केस डाल दिया UAPA, जो पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा केस है। अल्हम्दुलिल्लाह एक तो पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, उसके बाद एडवोकेट ताहिर साहब का शुक्र अदा करता हूँ कि वो हमने हिम्मत देते हुए, हमारी फैमिली को हिम्मत देते हुए वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को छुड़ाने में कामयाब भी रहे। मामले में वहाँ की मकामी MLA का भी अच्छा खासा रोल है बोलकर इस तरह के इल्जाम आ रहे हैं लोगों की जानिब से, क्या समझते हैं? होगा, पॉलिटिकल प्रेशर है, खुला बोल रहे थे, CCB वाले भी बोल रहे थे, NIA वाले भी बोल रहे थे, हम लोग नहीं छोड़ सकते। हाँ मुझे पता है तुम अच्छे हो, तुम्हें फॉरेन का फंड 1 रुपया भी नहीं आया है, मुझे पता है, लेकिन हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते, हमें भी प्रेशर है, हमें भी जवाब देना है। यही बात थी उन लोगों की। नाम आपका? समीउद्दीन। आज बेंगलोर जेल से जो UAPA में जो लोग 2 KG और DG केस में जो लोग इन्वॉल्व थे, उनमें तकरीबन आज 7 लोगों को रिलीज़ किया गया है। और इस ऑर्डर को लास्ट वीक में कर्नाटक हाई कोर्ट में डिफ़ॉल्ट बेल को जो हमने NIA के जो एक्सटेंशन का, इंक्वायरी एक्सटेंशन का जो ऑर्डर था उसको हमने चैलेंज किया था, उस ऑर्डर को क्वैश करने के बाद हाई कोर्ट की तरफ से इनको ये बेल मिली है। तो NIA की तरफ से जिस तरह का रिप्लाई आना था या जो एक्शन लिया जाना था, NIA कहीं ना कहीं नाकाम रही इस सिलसिले में। नहीं, देखिए जैसे क्या है, अगर कभी भी तुम झूठ को सच बनाने की कोशिश करोगे ना तो इंसान गलती करता ही करता है। तो NIA ने सिर्फ 1-2 ही नहीं, इसमें पूरे इन्वेस्टिगेशन में ऐसी बहुत सारी लैप्सेस किए हैं। वो लैप्सेस को हम लोग पूरे तरीके से वो कोर्ट के सामने उजागर करेंगे और मुझे उम्मीद है कोर्ट इसको अप्रिशिएट करेगा। और ये एक, जैसे दिल्ली में आपने एक जजमेंट आपने देखा है जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत बुरी तरीके से इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को लताड़ा है, वैसे उम्मीद करता हूँ मैं बहुत नियर फ्यूचर में कर्नाटका के अंदर भी एक लैंडमार्क जजमेंट आएगा जिसमें कि बताया जाएगा कि किस तरीके से ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ये एविडेंसेस फैब्रिकेट करती है लोगों को फंसाने के लिए। UAPA के 40 पर 9 नौजवानों में से तकरीबन 7 नौजवान आज रिहा हो गए हैं। मजीद की कब तक रिहाई मुमकिन है, चांसेस हैं? UAPA में आज 7 लोग हुए हैं और बहुत जल्द ही 3 से 4 लोग भी रिलीज़ हो जाएंगे। उसके अलावा ऐसे 10 ऐसे लोग हैं जिसको हमारे ऑर्डर का फ़ायदा हो सकता है और उनका नाम हाई कोर्ट की रिट पिटीशन में नहीं था। तो मैं कोशिश करूँगा कि उन 10 लोगों को भी इस ऑर्डर के ज़रिए बाहर निकालने की कोशिश करूँ। SC/ST एक्ट के मुताबिक क्या तफसीलात हैं? SC/ST एक्ट में बहुत सारी बेल एप्लीकेशंस अभी पेंडिंग्स हैं और ऑर्डर के लिए रिजर्व है।
होपफुली ये नेक्स्ट वीक में बेल एप्लीकेशंस में बहुत सारे ऑर्डर आ जाएंगे। उसमें 50 से 60 लोग बहुत जल्दी एक झटके से बाहर निकल सकते हैं। तो SC/ST एक्ट और UAPA के अलावा जो नौजवान वहाँ गिरफ्तार हैं उनकी तादाद क्या है और मज़ीद इस सिलसिले में क्या इक़दाम फ्यूचर में आपके होंगे? जी, एक तो बेसिकली क्या है, तकरीबन ऐसे जो SC/ST या UAPA के अलावा जो लोग इन्वॉल्व बचे हुए हैं जेलों के अंदर, वो शायद 8-10 लोग ऐसे रहेंगे जो कि इन दोनों केसों में नहीं है, फिर भी बहुत सारे केस होने की वजह से बचे हुए हैं। बाकी सारे केसों में तो ऑलरेडी लोग निकल चुके हैं। मगर मेरा जो फोकस क्या है, एक UAPA के अलावा मेरा फोकस क्या है कि ये केस जैसे उन्होंने 70 FIR डाले हैं, तो मेरा जो मैंने ऑलरेडी एक पिटिशन फाइल कर दिया है हाई कोर्ट में, जिसमें कि मैंने पूरी मल्टीपल FIRs को क्वैश करने के लिए एक पिटिशन डाला है मैंने। और होपफुली अगर उसमें अगर फेवरेबल ऑर्डर मिला तो मैं तो उम्मीद करता हूँ कि ये 70 से 74 जो FIR हैं वो घटकर सिर्फ 3 या 4 केस रह जाएंगे। उन 3-4 केसों का हम लोग उसको कॉन्टेस्ट करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है ये UAPA का जो मैटर है उसमें UAPA को भी क्वैश करके हम उसे नॉर्मल केस बना देंगे और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो एक अच्छे तरीके से बहुत जल्द इस पूरे ट्रायल को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। इस पूरे मामले में कई ऐसे मासूम नौजवान हैं जो किसी के 7 महीने बर्बाद हुए, किसी के 10 महीने बर्बाद हुए, किसी के 8 महीने मुख्तलिफ मरहलों से रिलीज़ हुए हैं। तो इनके फ्यूचर को वापस लौटाने के लिए कोई केस ऐसा फाइल किया जाएगा या आपकी जानिब से क्या रिएक्ट किया जाएगा? देखिए, ये जो आप जो बोल रहे हैं कि जो नौजवानों का दिन बर्बाद हुए और ये लोग कितने लोग जो बाकी लोग जेलों के अंदर हैं वो कितने दिनों में निकलेंगे, अभी कुछ मालूम नहीं उनका कितना वक्त बर्बाद होएगा। देखिए, हमारे सिस्टम की क्या है, एक बदकिस्मती है जिसे मासूमों को जेलों में डाल दिया जाता है और जेलों में डाल दिया जाता है और उनका कोई उसके बाहर निकलने के बाद उनको ना ही कोई मुआवजा मिलता है, ना ही सरकार को उसकी कोई जवाबदारी रहती है। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने बहुत बार इस पर जिक्र किया है और ख़ास तौर पे मुसलमान जो कि बड़े बड़े केसों में फंसाई दी जाते हैं और सालों के बाद उनको बरी बया कर दिया था। मैंने परसों 2 दिन पहले ही मैंने एक ऐसे शख्स को बरी करवाया है जो कि 4 साल से जेल के अंदर था UAPA ऑफेंस में। जब कोर्ट ने जब उसकी पूरी चार्जशीट, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की जब पूरी तहकीकात की, पूरी इंक्वायरी करी, तो कोर्ट ने पाया कि इसमें कोई भी मटीरियल नहीं है, इसलिए कोर्ट ने उसको डिस्चार्ज कर दिया। ऐसे ही आपने देखा होगा 2 दिन पहले नांदेड़ में एक 9 साल के बाद 2 नौजवानों को, तो ये हमारे सिस्टम की एक बहुत ही बुरी चीज़ है। और इसमें सबसे बड़ी कमी हमारी कम्युनिटी के अंदर भी है। जब दर्द हमारे अंदर रहता है और जब हम जैसे ही उस दर्द से छुटकारा मिलता है तो हम जो दर्द हमें पहचानने वाला रहता है या जो दर्द में वक्त जो हमारा गुजरा है उसके बारे में हम ना ही कोई एक्शन लेते हैं, ना ही कोई स्टेप लेते हैं। तो मेरी क्या रिक्वेस्ट है इन सब लोगों से, अगर वो लोग जब इस पूरे केस से बाहर आएँ तो हमारे सिस्टम में मलाइस प्रोसिक्यूशन बोल के एक प्रोविज़न भी है। उसके तहत ये ना ही सिर्फ गवर्नमेंट से के ख़िलाफ़ एक्शन लेना है, साथ ही साथ उन लोगों से पूरे डैमेजेस वसूल करना चाहिए ताकि उन लोगों को, ये एजेंसीज को भी कुछ सबक मिले। तो इस सिलसिले में क्या वहाँ मकामी इदारों से या मुस्लिम कम्युनिटी के इदारों से या जो लोग अब गिरफ्तार हुए हैं उनके रिश्तेदारों से इस तरह की कोई मीटिंग का मंसूबा है जहाँ से इस तरह की कोई प्लानिंग हो कि गवर्नमेंट पर इस सिलसिले में क्या अगेंस्ट प्लान किया जा सकता है? देखिए, ऐसी प्रोसीडिंग केस ख़त्म होने के बाद ही होती है, इमीडिएट में नहीं होती है, वो उसमें टाइम लग जाता है। और जितनी मुस्लिम तंजीमें, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जितनी मुस्लिम तंजीमें रहती हैं, सोशल वर्कर्स रहते हैं, ये हद तक ही लोगों का साथ देते हैं और उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे हालात इस केस में ऐसा नहीं होएगा और ये लोग पूरे, जब तक केस ख़त्म नहीं होता तब तक पूरे जो मासूम लोग हैं, इनमें जो गुनहगार जिसने गुनाह किया उसको सज़ा मिलनी चाहिए 100%। इनमें जो मासूम लोगों को फंसाया गया है और अगर उन्होंने छोटी चीज़ की उसको बड़ा इल्ज़ाम लगाया, तो ऐसे सारे मासूमों के लिए ये सारी तंजीमें, ये मुस्लिम इदारे, मुस्लिम लीडर और सोशल लीडर इन लोगों के साथ खड़ेंगे, मुझे उम्मीद है इसकी। और मगर ये जो एक्शन लेना है वो एक्शन केस ख़त्म होने के बाद ही होगा, पहले नहीं होगा। आपकी पैरवी में मज़ीद ऐसे कितने नौजवान रिलीज़ होने के इम्कानात हैं? आज की डेट में मैं नहीं बोल सकता हूँ कितने लोग रिलीज़ हो जाएंगे, मगर मेरा जो फोकस है UAPA में जो केसेस हैं, सिर्फ खाली DJLE KJLE में नहीं, और दूसरे केसेस में जो भी मासूम लोग UAPA में जो मासूम लोग हैं उन सबको मुझे निकालने की पूरी कोशिश है। और इंशाल्लाह जितने भी ये UAPA DJLE के लोग हैं, DJLE KJLE के वायलेंस में, चाहे वो UAPA में हो, चाहे SC/ST में हो, चाहे किसी भी केस में हो, वो चाहे मेरे पास हो या किसी और एडवोकेट के पास हो, मेरी पूरी कोशिश क्या है, उनको बकरीद से पहले उन सबको रिलीज़ कराना। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।